कॉपी में लिखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। Disclosure of accounting policies. एस वाला बुक लाने बोले थे आप लोगों को, वो बुक है आपके पास? रोज जब तक मैं चेंज ना करूं तब तक इसको लेकर के आना आप लोगों को। पेज नंबर 10 खोलेंगे। सीएमए वाले बच्चे लोग अपनी बुक से अकॉर्डिंगली अपना AS1 खोल लीजिए। रेडी? मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। ये आप पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मतलब पहला एस पढ़ोगे, विच इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 नंबर हो गया और नाम हो गया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको ना कॉपी में सिर्फ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, नोट्स बुक में है। जैसे अभी मैं पिछला वाला चैप्टर में पूरा नोट्स लिखाया ना, एक एक पैरा वाइज 11 पेज का नोट बना आपका। यहां नहीं बनेगा नोट, ठीक है? जो एग्जाम्पल हम कोई चीज का लिखेंगे जो बुक में नहीं है वो आपका नोट बनेगा। अदरवाइज बाकी रिवीजन आप इस बुक से करोगे। एस का रीडिंग आप इस बुक से करोगे प्लस इंस्टीट्यूट का बुक। जैसे ही मेरा ये एस कंप्लीट होगा आप तुरंत इंस्टीट्यूट की बुक से AS1 जहां पर भी है वो पहला वाला मैट, उससे वो वाला टेक्स्ट जाकर के पढ़ लोगे। आ जाएगा, कोई बात नहीं, जब आए तब से चालू कर देना। ना लिसन। अच्छा, इन बिटवीन आपको अपनी तरफ से कॉपी में कुछ भी लिखना है बोलते वक्त, मैं बोलते हो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अलग से नोट नहीं लिखाऊंगा, डिक्टेशन नहीं होगा। ओके, सुनिए। लास्ट क्लास में या 2 क्लास पहले हम रिलायंस का बैलेंस शीट आपके सामने रखा था। आपने देखा था वहां पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल के कुछ लिखा हुआ था, यस या नो? जिन लोगों ने नहीं देखा था एक बार देखो, रीडिंग नहीं करना है, खाली देखो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होता है या नहीं होता है। जस्ट सी दैट। बाकी हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला एस पढ़ रहे हैं, हम लोगों को धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ना है। सी दिस, कितना बोल्ड में अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जो पेज है ना पूरा, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4, ये AS1 का रिक्वायरमेंट है बोल करके ये 4 पेज बना है। AS1 बोलता क्या है? नाम क्या है देखो AS1 का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ए से लेके R तक, रफली अराउंड 17 नंबर। ए से R 17 होगा, 26 तो टोटल होता है ना अल्फाबेट में, तो R तक 17 पकड़ लो, 15, 16, 17। 17 अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलायंस ने अपना नोट्स में डिस्क्लोज किया है। हो सकता 17 की जगह 20-25 फॉलो करता होगा, 2-3 उनको लगा होगा कि इनसिग्निफिकेंट है तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। बाकी 17 उनको लगा होगा कि ये मैटर करता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मटीरियल है, उसको उन्होंने डिस्क्लोज किया होगा। तो एक बार यही मान के चलते हैं कि चलो उन्होंने जो भी डिस्क्लोज किया होगा वो सब मटीरियल होगा, कुछ भी उन्होंने हाइड नहीं किया होगा। लेकिन AS1 ये बोलता है कि
एक एंटिटी को जो भी एएस फॉलो करके अपना बैलेंस शीट बनाता है, कौन लोग एएस फॉलो करते हैं? नहीं, ठीक से बोलो। लिस्टेड कंपनियां तो इंड एएस फॉलो करती हैं। हाँ, अदर देन वो लोग जो इंड एएस फॉलो करते हैं वो लोग एएस फॉलो करते हैं। पर मैंने ये नहीं बोला था, मैंने एक अच्छा बात भी बोला था, जिसके भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है एंड वो इंड एएस फॉलो नहीं करते। क्या अदर कंपनीज जिनका ऑडिट होता, मैं ऐसे करके तो लिखाया था ना। तो जो भी लोग अपना बैलेंस शीट एएस के हिसाब से बनाते हैं, उनको ये AS1 कहता है कि आप अपना सारा, प्लीज लगातार आप मेरी तरफ देखते रहोगे, कॉपी या बुक रीडिंग, मैं जब बोलूंगा तब रीडिंग करोगे। जैसे मेरे पढ़ाते पढ़ाते ना आप बुक रीडिंग मत करिएगा। आपको बुक रीडिंग करना है, पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। जैसे क्लास में आने के पहले आप बुक रीडिंग कर लीजिए, या कल जब क्लास आएंगे तो बुक रीडिंग करके आइए। नहीं समझे? मेरे क्लास चलते चलते रीडिंग करने की जरूरत एकदम नहीं, और मैं जब बोलूं तब करिएगा। ओके। ये AS1 कहता है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या। माने व्हेन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विल बिकम सिग्निफिकेंट, नहीं समझे? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या, एंड देन डिस्क्लोजर का मतलब क्या। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि AS1 बोल क्या रहा है। ओके, पहला लाइन, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या। आंसर, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of applying those accounting principles which have been adopted by the management in order to prepare the financial statements. सर रिपीट करो, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने यूज किया और जिन मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैंने यूज किया। यहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स दोनों आता है, तो आप खाली प्रिंसिपल भी बोलेंगे ना, तो इट्स प्रिंसिपल प्लस मेथड दोनों। हाँ, तो जिन प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया मेरे बैलेंस शीट बनाने के लिए, मैं खाली बैलेंस शीट बोलूंगा बट वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पांचों हैं, पांचों आपके लिए, चारों, पांचों चारों क्लियर है ना। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने यूज किया, अडॉप्ट किया और यूज किया, वो सब मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। मैंने जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज किया वो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। तो सर आप कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हो? आप जब अपना बैलेंस शीट बनाते हो आपके कितने प्रिंसिपल्स हैं? हार्डली 7 या 8। सर कोई भी एक बताइए तो हम लोग को आइडिया लगे, ओके ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है सर का। तो मैं अपना बताता हूं। पहला, revenue from tuition fees is recognized as an income when the entire syllabus is completed. ये मेरी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। मीनिंग समझे? मीनिंग समझे कि नहीं समझे? तो हाँ बोला करो बेटा, और नहीं तो ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ट्यूशन फीस वाली इनकम को अपने PL में तब लिखता हूं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तब तक हम अपना तुमसे मिला हुआ पैसा को लायबिलिटी में दिखाता रहता हूं। हम 2 एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस ट्यूशन फीस रिसीव्ड। बोर्ड पे दिख रहा है? ये पहला जर्नल एंट्री। 6 महीना बाद जब मैं और तुम आखिरी क्लास करेंगे तो एडवांस ट्यूशन फीस रिसीव्ड, एडवांस ट्यूशन फीस रिसीव्ड टू ट्यूशन फीस अकाउंट, ये PL में चला जाएगा। जैसे सेल्स होता ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स सुना ना, ये मेरा सेल बन जाएगा। पर कितना महीना बाद? 6 महीना बाद। हाँ बेटा बताएंगे। आदित्य भारद्वाज, अभी से क्वेश्चन नहीं, मुझे पढ़ाने दिया जाए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए। अभी तो कुछ बोलना ही स्टार्ट नहीं किया हम। तो सर आप बोले कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सब्जी बनाने के लिए नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, मिर्चा भी चाहिए, और वो सब्जी भी चाहिए, वेजिटेबल कटा हुआ। तो वो सब सब्जी बनाने के लिए नहीं चाहिए क्या? तो वैसे ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए ना आपको, दे आर योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सर आपने ट्यूशन फीस का एक अकाउंटिंग पॉलिसी बताया, ऐसे आपके तो और भी बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी। हाँ 7-8 है बोले तो सर सबको बताइए ना, सब धीरे धीरे करके एक एक केस पढ़ाते पढ़ाते बताते जाएंगे। आप उसके लिए भरोसा रखो मेरे ऊपर। तो सर अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, कल आप बोल रहे थे, कल या परसों, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो सर अगर मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी का ही सिलेक्शन रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपको रॉन्ग नहीं करना है। बट सर अगर रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन हुआ तो सर फिनेंशियल स्टेटमेंट तो पक्का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेगा। आंसर इज नहीं करेगा। रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी विल लीड टू untrue and unfair financial statements, and your objective is to prepare your financial statements true and fair, so your selection of accounting policies has to be damn good. Yes or no? आपका selection of accounting policies सलीके से होना चाहिए। यस और नो? ये सारा बात AS1 बताया कि आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखोगे, कैसे आप पॉलिसी सेलेक्ट करोगे। पर मैं आपको बता दूं, कोर में ट्रू एंड फेयर व्यू है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन का भी जो कोर है ना, हार्ट जिसको बोलते हो, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। उस पर मैं थोड़ी देर के बाद जाता हूं, पहले मैं थोड़ी देर इस लाइन पे रहता हूं। सो व्हाट आर योर अकाउंटिंग पॉलिसीज? माई अकाउंटिंग पॉलिसीज आर माई selected accounting principles which I have adopted. Adopted means which I am following in order to prepare my financial statements. अब आप मुझे बताओ, मुझे डेप्रीसिएशन के लिए एक पॉलिसी चाहिए होगा, मुझे बैड डेट का प्रोविजन बनाने के लिए एक पॉलिसी चाहिए होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज करने के लिए पॉलिसी चाहिए होगा, फटाफट मुझे स्टॉक वैल्यूएशन में फीफो लिफो वेटेड एवरेज लगाने के लिए पॉलिसी चाहिए होगा। यस और नो? तो हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए एक एक पॉलिसी चाहिए होगा या नहीं, हमको बताओ। चाहिए होगा ना? अब तुम ये सोचो, देख कितनी इंटरेस्टिंग बात। से अभी तुमको कुछ कुछ बातें मैंने बोली, से मैंने 5 बात आपको बोला से, ये इसमें कुछ भी लिखा हुआ है। अगर मैं इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, तो जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आता है, जो भी बैलेंस शीट असेट लायबिलिटी आती है, अगर सेम ट्रायल बैलेंस को डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके पीएल बैलेंस शीट बनाओगे, डिफरेंट आंसर आएगा कि नहीं, हमको ये बताओ। बैलेंस शीट मैच करेगा, फिगर मैच नहीं करेगा। माने दिस पॉलिसी एंड दैट पॉलिसी से प्रॉफिट के फिगर, बैलेंस शीट के फिगर अलग अलग आने के चांसेस हैं, खाली हाँ या ना बताओ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब तुरंत तेरे मन में आएगा, सर यानी 2 डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम एंटिटी विल गिव यू 2 डिफरेंट नेट प्रॉफिट का फिगर। जल्दी बोलो। स्टॉक को ही देखो ना बेटा, कोई फीफो पे फॉलो कर ले और कोई वेटेड। आप 11-12 में पढ़े हुए चीज, स्टॉक फीफो पे और स्टॉक वेटेड एवरेज पे आंसर अलग आएगा। अब सोचो ना, फीफो पे अगर स्टॉक का आंसर है 400 लाख, वेटेड एवरेज पे आंसर है 370 लाख, तो साला 30 लाख का तो प्रॉफिट का बैंड यहीं बच गया। बोलिए हाँ या ना? 30 लाख प्रॉफिट डिफरेंट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो सर फिर वो भी ट्रू एंड फेयर है, ये भी ट्रू एंड फेयर है। आंसर इज यस। सर कैसे एक जन का प्रॉफिट कम और एक जन का ज्यादा नहीं है? अभी राजेश बना रहा है तो इतना और रमेश बना रहा है तो उतना, सेम कंपनी।
सेम कंपनी। यस सर, कोई तो एक अनट्रू है ना सर, कोई तो एक अनफेयर है ना। नो, टिल, बहुत ध्यान से सुनना, टिल वी आर फॉलोइंग दी policies or we are following the principles as our policies as per accounting standards, our financial statements will be true and fair। खाली पता करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फीफो अलाउ करता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज अलाउ करता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीफो अलाउ करता है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस स्टॉक अलाउ करता है क्या। नहीं समझे तो सर ये तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो ये पढ़ा नहीं है। पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ने के लिए तो आए, पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे करके। पर सर अभी बोलिए ना ये नॉट अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। सुने तो हो गए सब नाम, लीफो, बेस स्टॉक, सिंपल एवरेज। 11th 12th स्टोर्स लेजर वाज द चैप्टर। क्या पढ़ते थे आप नाम उस चैप्टर का? मटीरियल कॉस्ट। ओके, कुछ इन्वेंट्री पढ़ते थे, कुछ मटीरियल कॉस्ट, कुछ लोगों के यहाँ चैप्टर का नाम होता था स्टोर्स लेजर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होता था। आते हैं बेटा, आते हैं, ये बताएंगे नंदिनी जी, थोड़ा सा वेट करो। तो सर आप मुझे बताइए कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आइदर फीफो और वेटेड एवरेज अलाउ करता है और मेरा सिलेक्शन फीफो का और किसी और का सिलेक्शन वेटेड एवरेज का, प्रॉफिट का आंसर तो अलग आएगा ही, बट दोनों की प्रॉफिट को ट्रू एंड फेयर माना जाता है। इसीलिए ना हम लोग करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते। हम लोग अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड करेक्ट। आप देखें ना, करेक्ट वर्ड हम बहुत कम बार बोलते हैं और ट्रू एंड फेयर वर्ड हम लोग ज्यादा बार बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारा जगह पे चीजें ट्रू एंड फेयर हैं। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बोलना तो मुश्किल है ना जी, बट दोनों ट्रू एंड फेयर है। दो अलग अलग पॉलिसीज की वजह से दो अलग अलग आंसर आया है, और वो आता है अकाउंट्स में, आप जानते हो। साइंस में और कॉमर्स में यही फर्क है। साइंस में एप्पल गिरेगा ना, नीचे ही जाना है उसको। हमारे यहां पे दो दो आंसर आराम से पॉसिबल। आप देखिए 2 आंसर पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ। साइंस में एक चीज का एक आंसर होता है। आगे चलूं, नाउ वापस आते हैं। Accounting policies refer to those accounting principles and methods of applying those principles which have been adopted by us for preparing our financial statements. Full stop, the end। दूसरी बात, डिस्क्लोजर का मतलब क्या? वही जो रिलायंस में तुमने देखा 4 पेज का था। क्या था वो? बताना। टू डिस्क्लोज माने टू इनफॉर्म। क्या समझे? टू डिस्क्लोज मीन्स टू इनफॉर्म। बता दीजिए कि आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, क्योंकि लोग जानते हैं अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी से आंसर अलग अलग आता है। तो आप कौन सा पॉलिसी फॉलो किए बता दो ना, उससे हम फिर अपना असेसमेंट कर लेंगे कि आपका ऐसा आंसर क्यों आया। आप अपनी पॉलिसीज खाली बता दीजिए, फिर लोग समझ लेंगे ओके बिकॉज ऑफ दीज फलाना फलाना पॉलिसीज इनका आंसर ये आया है। तो आपको डिस्क्लोज करना है कुल मिलाकर के। अब सर डिस्क्लोज तो करना है। आपने जो रिलायंस का पेज दिखाया ना, सारा पॉलिसीज ए से आर तक एक साथ दिखाया हुआ था, ABCD करके। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 में दिखाया था। सर स्टॉक का पॉलिसी स्टॉक के साथ, डेटर का पॉलिसी डेटर के साथ, बिल्डिंग का पॉलिसी बिल्डिंग के साथ दिखाता तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? नो, हम लोग का मानना है डेटर का डिटेल बाकी चीज डेटर में दे देंगे हम लोग, पर सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग को एक साथ चाहिए। जैसे इंडेक्स में नहीं होता है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का इंडेक्स है, तो वहां पे हमको सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज एक साथ चाहिए। तो सर AS1 बोलता है, नाउ मैं इस पे आ रहा हूं, किस पे? डिस्क्लोजर पे। AS1 4 चीज बोलता है, ABCD। ये 4 पैराग्राफ पढ़ लिया ना तो मेन AS1 हो गया। फिर उसके बाद सब्सिडरी पैराग्राफ इधर उधर चिपका हुआ बात सब पढ़ेंगे। मेन 4 बात सुनो। A, all significant accounting policies should be disclosed। प्लीज ये as soon as possible नहीं है।
फिर से बोलिए। नहीं, जैसे ASAP देखेगा बच्चा यही बोलता हो, एज क्या वो, एज सुन एज पॉसिबल। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड। सिग्निफिकेंट का वर्ड का मतलब है मटीरियल। क्या? मटीरियल। मटीरियल वर्ड का मतलब है जो लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, जो लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, उसको मटीरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे एक तो बात बोलता हूं, अब ये तुम्हारा सिलेबस है, मान लो 4 बुक 5 बुक तुम लोगों को दिया गया। मैं CA इंटरमीडिएट वाले बच्चों से भी बात कर रहा हूं। हाँ, आपको ये 5 बुक दिया गया, 4-5 बुक दिया गया, ठीक है। मान लो उसमें एक चैप्टर है हायर परचेज, एक चैप्टर है कैश फ्लो, एक चैप्टर है कंपनी बैलेंस शीट, ऐसे करके चैप्टर्स हैं। अब मान लो तुमको एडमिशन दे दिया गया, पैसा तुमसे ले लिया गया, फिर अचानक टीचर आया क्लास में, बोला हम कैश फ्लो नहीं पढ़ाएंगे, कंपनी बैलेंस शीट नहीं पढ़ाएंगे, हायर परचेज नहीं पढ़ाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम नहीं पढ़ाएंगे, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ाएंगे, और 2 चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। पहले सर पहले बोलना चाहिए था, पैसा वापस दीजिए। क्यों? मटीरियल इंफॉर्मेशन था सर। बोलो हाँ, मटीरियल इंफॉर्मेशन है ये कि 8 चैप्टर आप नहीं पढ़ाएंगे, 7 पढ़ाएंगे। हम इस उम्मीद से आए कि 15 का 15 आप पढ़ाएंगे। जल्दी, आप अगर 8 नहीं पढ़ाओगे तो ये मटीरियल हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता। हम लोग ट्यूशन लेने आए या नहीं आए, बोलो ना यार, ये इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता सर। तो जो भी चीज डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है उसी को बोला जाता है वो मटीरियल। पहले मटीरियल है, और जो मटीरियल होता है वही सिग्निफिकेंट होता है। आगे चलता हूं। इंस्टीट्यूट ने बोला ए, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड। बोला बी, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट 1 प्लेस। क्या बोला? एट 1 प्लेस। AOP इनकम टैक्स में एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, हमारा OP क्या है? एट 1 प्लेस। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड एट 1। एक जगह पे दिखाइए, कोई पेज नंबर 12 में, कोई 29 में, कोई 36 में नहीं। 1 2 3 4 कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो 1, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड। दूसरा, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट 1 प्लेस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोला? द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक पार्ट के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अडेंडम है, एक एक्स्ट्रा है, नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अलग से दें कि हिस्से के रूप में दें, क्या फर्क पड़ता है? एंड हाउ डज इट, हम बता रहे हैं ये रहा, ये ले लो, ये मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट में रूप में दिखाएं या अलग से कहीं पे भी दिखा दें, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? मिल तो रहा है आपको। फर्क मैं आपको बताता हूं, आप मानेंगे। एक पेपर है आप लोगों के BCom में, क्यों हंसे आप लोग? बस यही फर्क है, जो भी बच्चा हंसा वो फर्क पकड़ लेगा आप तुरंत। Why did you laugh? सर बेइज्जत टाइप का पेपर है, माने बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर नाम ही नहीं मालूम हम लोग को, तो नाम मालूम है लेकिन आप मानते हो ना कि बेकार सा पेपर है। जैसे ही पता चलता है ना कि ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, बेकार सा है, वैसी इज्जत उसकी कम। बड़ा बात बोलेंगे बेटा, ध्यान देना। जैसे ही इज्जत उसकी कम हो जाती है ना, वैसे लोग उसको पढ़ते नहीं है। जब लोग उसको पढ़ते नहीं है और बिना अकाउंटिंग पॉलिसीज जाने हुए जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग बनेगा वो वीक होगा, कमजोर होगा, फॉल्टी होगा, रॉन्ग होगा। आप अकाउंटिंग पॉलिसी जानते ही नहीं है, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, आपको दिखा प्रॉफिट कम है, आपने देखा ही नहीं कि बहुत सारा वन टाइम राइट ऑफ अमाउंट सब आया है।
बहुत सारा वन टाइम राइट ऑफ अमाउंट आया। वन टाइम राइट ऑफ समझते हो, जो आने वाले सालों में नहीं आने वाला है, ऐसा अमाउंट आया 40 करोड़, बोल के प्रॉफिट 90 करोड़ आया है, अगले बार से प्रॉफिट 130 करोड़ आएगा। ये डिटेल जहां आपको पढ़ना चाहिए आपने पढ़ा ही नहीं, आपने बोला कंपनी का प्रॉफिट खत्म, कंपनी बेकार है, चलो बेच दो शेयर को, क्लोज करो बात को। ये बात पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट देना कितना जरूरी है समझे। फिनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट के रूप में जैसे ही दोगे इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझेंगे। बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसी का नॉलेज हो, जैसे आप ए टू आर जानते हैं, ए टू आर ऑफ रिलायंस, रेडी हैं आप लोग। मान लीजिए आपने ए टू आर पढ़ा, आपने देखा ये सब पॉलिसी फॉलो करके ये वाली बैलेंस शीट बनी है, ये वाला पीएल बना है, ये वाला कैश फ्लो बना है। बच्चों हाँ बोलो। अब सबसे पहले हम लोग का मैंने बीइंग अ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग ए टीचर फॉर 27 ईयर्स, हम लोग पहले यही पढ़ते हैं। बैलेंस शीट पी एंड एल बाद में देखते हैं, पहले पॉलिसीज देख ले भाई, क्योंकि पॉलिसीज को बेस करके ना बैलेंस शीट बना है जी। पॉलिसी का डेफिनेशन क्या था? दीज आर दोज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। बोलो हाँ या ना। तो जो प्रिपेयर्ड हुआ उसको बाद में देखते हैं ना यार, बेस तो पहले देख लो किसके बेस पे बना है। तो हम लोग सबसे पहले नोट्स ऑन अकाउंट्स पढ़ते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रहता है, फिर जाकर के बैलेंस शीट पढ़ते हैं। आप एक लाइन बोलो, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट उस आदमी से बेहतर होगा या नहीं होगा जो बिना अकाउंटिंग पॉलिसी वाला 4 पेज पढ़े हुए बैलेंस शीट पढ़ता है, और मैं 4 पेज वाला नोट पहले पढ़ के फिर बैलेंस शीट पढ़ता हूं। क्या बोले? कुछ बोले नहीं तुम लोग। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बेटर होगा, और अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा तो मेरा डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगा। यस और नो? ये सारी गलतियां, ये बैलेंस शीट बिना अकाउंटिंग पॉलिसी के पढ़ने वाली गलतियां हम 2002, 2003, 2004 तक करते थे। तब बुद्धि कम था, पैसा ज्यादा था। पैसा अभी भी है, बड़ा बुद्धि आ गया, मैच्योरिटी आ गया। तो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन जितना कम हो सके उतना कम लेते हैं। जो गलती स्टॉक मार्केट में 2004 के पहले कर लिए उसी का भुगतान कर रहे हैं, उसके बाद से रुपया कमा रहे हैं। ट्यूशन से तो कमाते ही हैं, बाकी बात बोल रहा हूं। सो क्लोज करता हूं। मैंने क्या बोला? बोलो। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज। दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस। आप अपने बुक खोल रखे हो? बुक में पेज नंबर 6 में जाओ, पेज बोलता हूं, पैरा नंबर 6 में जाओ। बुक नहीं लाए हो? मैं यहां दिखा दूं? चलो यहां दिखा दिया। 6 नंबर पैराग्राफ को पढ़ना है। पहले मेरी बात सुन लो। मैंने क्या बोला? ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज। दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस एंड द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ, 3 ही बातें यहां पे, एंड द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब आप रिलायंस का देख रहे थे वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था या नहीं था? सर मालूम नहीं। आप दिखाओ यहां पे, तब हम लोग देखते हैं। आइए मैं दिखाता हूं। देखो तो किस तरह से पता चलता है ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है। लेट्स सी इट, जस्ट सी। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट यहां चालू हुआ, देखो। हेलो, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट यहां चालू हुआ और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट यहां खत्म हुआ। इसी के बीच में ये है या नहीं है, हमको बोलिए। ये रहा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलाऊं आगे? तो इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सारा एक जगह पे आपने देखा, जल्दी बोलो। और सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लोग डिस्क्लोज करते हैं इन वन प्लेस।
ये डिस्कशन मेरा कंप्लीट होता है। आप मेरी बुक में पैराग्राफ नंबर 6 को रीड करोगे और आपके पास अगर बुक है तो इसको टिक लगा दोगे। कोई चीज पूछना बाकी है इस पे या हम आगे बढ़े? अभी मैं बढ़ूं आगे ना। सी वापस से यहां पे इस पेज को हटा रहा हूं, यहां पे जा रहा हूं। अब तक हम लोगों को यह समझ में आ गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बेस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट का बनना इज सेकेंड फेज। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन होना इज दी फर्स्ट फेज। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप अगर मैं बोलूं, ये पहले सेलेक्ट होता होगा, जल्दी बोलो, और फिनेंशियल स्टेटमेंट बाद में बनता होगा। यस और नो? क्योंकि इसके बेस पे ही तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब मान लो मेरा पॉलिसी तुमको नहीं मालूम कि ट्यूशन इनकम को कब लिखना है, तो आप ट्यूशन इनकम पीएल में लिख ही नहीं पाओगे जल्दी। तो उसका पॉलिसी तो आप पूछोगे ना मेरे से। मान लो मैंने बोला ये मुन्ना मेरी बैलेंस शीट बना, मेरा P&L बना, तो तुम पूछोगे ना सर ट्यूशन फीस का रिकॉर्ड करने का आपका पॉलिसी क्या है? तो मैं बोलूंगा ना ट्यूशन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लिखने का है। फिर तुम तुरंत पूछोगे अच्छा इन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इनका ट्यूशन फीस चलो पीएल में भेज देते हैं, तब ना पीएल बनेगा जी। क्लियर है? नाउ अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी? अच्छा, अब तक हम लोग ये मान चुके हैं, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है। हेलो, अब तक हम लोग ये भी मान चुके हैं कि इसका डिस्क्लोजर जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? हाँ, क्या एनालिसिस? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का नॉलेज हो और फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो हमारा नॉलेज कंटेंट, हम बेहतर फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। आवर अंडरस्टैंडेबिलिटी विल बी बेटर इफ वी हैव द knowledge of the accounting policies followed by the entity. If we have the knowledge, we will understand the financial statement better. If we have the knowledge, we will take better decisions. If we will take better decisions, हम लोगों का लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। फुल स्टॉप। तीसरा बात कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी? कल परसों बोले थे हम, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की या शेयर होल्डर की? तीन ही आदमी है पूरी जिंदगी में, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की या शेयर होल्डर्स की? आंसर इज ऑब्वियसली मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्यों? बैलेंस शीट बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का होगा। इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट को 4 गाइडिंग प्रिंसिपल दिया AS1 में और बोला कि हेलो मैनेजमेंट, जैसे मान लो मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं सुदर्शन अग्रवाल, तो उन्होंने बोला हेलो सुदर्शन अग्रवाल आप ये 4 चीज फॉलो करो। हम बोले क्या चीज में? बोला अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में। फिर आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाइएगा। बुक बाद में, बुक रीडिंग तो कराया ना, एक पैराग्राफ का कराया ना, तो फिर होगा ना, काहे चिंता करते हो? जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक बुक रीडिंग नहीं हो, प्लीज तब तक सुनो। कौन सा वर्ड मिस हो जाए किसको पता, इंपॉर्टेंट वर्ड निकल जाए तो ध्यान दो इधर। तो सर हमको बोला गया कि 4 चीज सुदर्शन जी ध्यान रखिए। हम बोले क्या चीज में? बैलेंस शीट बनाने में कि अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में? बोला इसमें। अभी अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन की बात हो रही है, बैलेंस शीट बनाने की बात तो लगातार करेंगे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। हम बोले बोलो क्या बात है? उन्होंने बोला पहला इंपॉर्टेंट बात है ट्रू एंड फेयर, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है प्रूडेंस, चौथा इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग से उतर गया मेरे, मटीरियलिटी।
सर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चारों चीज हम लोग जानते हैं। अभी आपकी क्लास में ही पिछला 2-3-4 दिनों में इन सारे वर्ड्स का बातचीत कहीं ना कहीं हुआ। अब आप सोचो क्यों हुआ। नहीं, फालतू बात नहीं, ढंग का बात बोलो। जो बातें मैंने बोली हैं वो वाला बात बोलो। मैंने उस दिन आपको बोला था कि फ्रेमवर्क के बेस पे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाया जाता है, इसलिए फ्रेमवर्क में जो लिखा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे उल्टा पलटा बात नहीं करता। हाँ, कोई बात अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है तो हम फ्रेमवर्क को फॉलो करके भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यही तो पढ़ा है ना। ये नहीं बोले कि फ्रेमवर्क फाउंडेशन है सब चीज का। पूरे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनाए गए हैं। बोले थे ना ये वाला बात, तो ये आंसर देंगे ना। नहीं, हमको बेहतर समझने के लिए आप पढ़ाए थे। फालतू बात काहे बोलना है बेटा, काम का बात बोलिए। ये चारों बात आपको फ्रेमवर्क में भी लिखा हुआ मिला और एस में भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो बढ़िया है ना। वो जो असेट का डेफिनेशन लिखा है ना, आज लिखा है ना, फिर उसका 2 रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी लिखा है ना, 5 जगह पे हम बोलेंगे। जितना बार असेट वाला एस पढ़ाएंगे उतना बार बोलेंगे। आप बोलोगे अरे तो पढ़ा हुआ है। हाँ तो बढ़िया है ना, पढ़ा हुआ है तो। लॉजिक ऑफ getting the same definition in the accounting standard is that the accounting standard are prepared based on the framework। इसीलिए मैंने बोला ये 3-4 क्लास इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं लेने का। भले नाम से बेसिक्स पढ़ रहे हो बट दे आर रेलेवेंट। चलो आगे चलते हैं। बोल, ट्रू एंड फेयर व्यू से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन करने का मतलब क्या है? मतलब इंस्टीट्यूट ने मेरे को बोला, हु एम आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का नाम है मान लो सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल, ठीक है। हम मैनेजमेंट है मेरी एंटिटी का, ठीक है। मेरे को बोला सुदर्शन जी वो सारा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना जिसको अडॉप्ट करके जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। मतलब प्लीज डोंट हैव एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच डिस्टॉर्ट्स द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे ऐसा पॉलिसी मत सेलेक्ट करना कि ट्यूशन फीस वाला इनकम स्टूडेंट का ट्यूशन कंप्लीट होने के 4था साल में लिखेंगे। बोलिए जल्दी, क्रॉसली गलत होगा कि नहीं होगा हमको बताओ। सिलेबस कंप्लीट होकर 4था साल में उसका इनकम लिखेंगे, तब तक लायबिलिटी में झूलता रहेगा। बोलो ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस की 12 बजी कि नहीं बजी? बज गई ना। तो सुदर्शन जी ऐसा मत कीजिएगा। Please ensure that your accounting policies should bring the truthfulness and the fairness of your financial statements। तो अगेन मैंने क्या बोला था, कोर में ट्रू एंड फेयर व्यू है। ओके, कल हम बोल रहे थे कि ट्रू एंड फेयर व्यू तभी आता है जब सब्सटेंस को इज्जत मिलता है फॉर्म से ज्यादा। क्योंकि कल क्या बोल रहा था मैं, फॉर्म हमारा सोच है और सब्सटेंस सच है। अगर सच कुछ और है और हमारी सोच कुछ और है तो सच का साथ देंगे ना यार, हमारी सोच का क्यों? जैसे मेरा और मेरी वाइफ का बड़ा झमेला चलता है इस एक बात पे, मेरे ऊपर एंटी हिंदू होने का झमेला मत खड़ा कर देना। हाँ, मैं 2-3 बात बोल रहा हूं। मेरी वाइफ पक्की भक्त है, मतलब पूजा करना जो भी नॉर्मल घरों में होता है, मारवाड़ी के घरों में वो वाला कहानी। कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने उसको बोला कि तुमको सच में लगता है कि राम कभी एग्जिस्ट करते थे? श्री कृष्ण कभी पैदा हुए थे? मैं बोला मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता किसी ने किताब में लिख दिया और हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग का बिलीफ स्ट्रांग है, हम लोग मानते हैं। पर ये लोग एग्जिस्ट करते थे, मेरे को थोड़ा डाउट है। बोले जाओ पूछना बाजार में जाके।
बोला मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तो अब कहानी इज कि जो हम सोचते हैं ये जरूरी नहीं है कि वही सच हो। सो गो विथ द ट्रूथ एंड नॉट विथ योर थॉट्स। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में मैंने एग्जैक्टली यही बोला था और ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। नाउ कम्स प्रूडेंस। क्या है प्रूडेंस? जिसको आप लोग कंजर्वेटिज्म के नाम से जानते हो। इंस्टीट्यूट ने बोला सुदर्शन जी, जब आप पॉलिसी फ्रेम करें ना, जब आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रेम, सिलेक्शन को फ्रेमिंग बोलते हैं, फ्रेमिंग माय अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रेम करें ना, बोला मोदी जी वांट्स टू नो योर लोकेशन सर। बाप रे बाप। हेलो आलोक राज, बीजेपी के कोर सपोर्टर है भाई हम। चलो आगे चलते हैं। रेडी बच्चों? हम कहीं भी सेफ हैं। नो ऑफेंसिव रिमार्क्स हैव आई मेड, यू नो दैट। मैं बोलते वक्त कितना संभाल के बोलता हूं। बिल्कुल ऐड हो रहा है, कोई देख ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। नाउ टेल मी कि प्रूडेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या कहता है कंजर्वेटिज्म? रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, डोंट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड इनकम्स। इसको ना थोड़ा रिफाइंड वे में बोलना होगा। ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है। इसका एग्जैक्ट वर्डिंग है प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल द नोन लायबिलिटीज। क्या? प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल दी नोन लायबिलिटीज, ओके, एंड नो एंटिसिपेटेड इनकम should be recognized until and unless it is earned। जब तक आप अर्न नहीं कर लो किसी इनकम को, एंटिसिपेशन के बेसिस पे उसे ना लिखो। और हर नॉन लायबिलिटी का प्रोविजन तेरी बुक्स में एग्जिस्ट रहना चाहिए। कारण एक ही था, मैं कल बोल रहा था आपको, एंटिसिपेटेड इनकम क्यों नहीं लिखते। कौन सा एग्जांपल लिया था? रमेश चंद पारेख वाला। किस एक बच्चे को याद है? नहीं बोला था कि मैं अगर बोल दूं कि इतना इतना मेरा इनकम एंटिसिपेटेड है। हाँ, मेरी वाइफ पहले बोले कि चलो नेमीचंद बामलवा। कौन है? कलकत्ता का बड़ा ज्वेलरी दुकान है। हाँ चलो रमेश चंद पारेख, हमको तुम कुछ दिला के लेकर के आओ। और फिर वो इनकम ही नहीं हुआ तो फिर कैपिटल से ड्राइंग हो जाएगा। बोलो हाँ, हेलो अभी पढ़ के गए, फिर कैपिटल से ड्राइंग हो जाएगा कि नहीं, हमको बताइए। तो उसको संभालना है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया। बोला सुदर्शन जी, फ्रेम दोज अकाउंटिंग पॉलिसीज विच रेस्ट्रिक्ट्स यू, आगे बोलना है, टू रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड इनकम्स बट विच फोर्सेस यू टू रिकॉर्ड योर एंटिसिपेटेड लॉसेस फॉर नोन लायबिलिटीज। और चौथा बात उन्होंने बोला क्या? मटीरियलिटी। बोला आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मटीरियल इंफॉर्मेशन हो। मैं बोला मैं नहीं जानता मटीरियल क्या होता है। क्या बोला उन्होंने? मटीरियल के बारे में बताओ। जो के मायने रखता से नहीं चलेगा, जो हाँ जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, वो इंफॉर्मेशन मटीरियल इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला प्लीज आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा सेलेक्ट करना जिससे हर मटीरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाए। मटीरियलिटी हाइड नहीं होना चाहिए, मटीरियल इंफॉर्मेशन छुपना नहीं चाहिए। मैं बोला चलो मैं ये सब कुछ इंश्योर करके अपना पॉलिसी सेलेक्ट करता हूं, सब हो जाएगा। एक बात जो नहीं लिखा हुआ है पर सबसे बड़ा सच है। बोला ये सारा बात को गोली मारो, एग्जाम में ये लिखना है, गोली नहीं मारना है। ये सच बोल रहा हूं जो बात, ये प्रैक्टिकल बात, सारा चीज को गोली मारो,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुक खोलो, जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है वो पॉलिसी फॉलो करो। हेलो, जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है वो पॉलिसी फॉलो करो। भरोसा रखो, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने सारा एएस ट्रू एंड फेयर करके बनाया है। सारा एएस में सब्सटेंस को फॉर्म से ज्यादा इज्जत दिया गया है, प्रूडेंस को इज्जत दिया गया है, मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताने बोला गया है। तो हम लोग तो एक मंत्रा देते हैं, क्या कि फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाइल फ्रेमिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। बाकी सब कुछ ये अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप ये लाइन नहीं लिख सकते, एग्जाम में ये चारों बातें लिखनी पड़ेंगी। यू गॉट द पॉइंट? तो सर अभी क्या पढ़े हम लोग? What are the factors to be considered while selecting our accounting policies? क्या क्या चार फैक्टर है? चारों फैक्टर के नाम बताओ। ट्रू एंड फेयर व्यू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस और मटीरियलिटी। और मटीरियलिटी, एक बार चारों फिर से नाम बताओ। ट्रू एंड फेयर व्यू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस और मटीरियलिटी। अगर इन चारों पे एक एक दो दो लाइन लिखने बोला जाए और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बने, आप लिखने के लायक हैं? पक्का? मैं कुछ लिखता हूं यहां पे, देखा मटीरियलिटी के बारे में। आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट मटीरियलिटी। आई वुड लाइक कि ये तुम्हारी कॉपी में हो। हाँ बेटा, ओके ओके, एसी बंद करना। ओके, वहां भी ठंडा लग रहा है। खाली आज हमें गर्मी लग रहा है, नहीं तो हमको जनरली ज्यादा ठंडा लगता है। ओके, अनुपम एक बार नीचे आओ ना 2 मिनट के लिए। ऐसे भी 2 मिनट में तो क्लास ही खत्म हो रहा है। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा, ठंडा लगने तो थोड़ा देर। अनुपम रहने दे अभी। अनुपम, चार 5 चलाओ, बाकी सब बंद कर दो। एक बार 1 नंबर बंद कर दो, 4 5 चलाओ इधर वाला। अनुपम ये वाला भी बंद कर दो ना। उन बच्चों वाला, वो वाला बंद कर दिया? ठीक, हो गया ना? अच्छा बच्चों देखो, सेम P&L है। एक इंफॉर्मेशन में मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है, छुपाने का तरीका देखो, और एक में मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताया गया है, बताने का तरीका देखो। अरे बोल देना ही तो बताना हो गया रे बाबा। टू डिस्क्लोज माने कुछ बड़ा हाथी घोड़ा नहीं होगा जी। आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, दैट मीन्स इट इज डिस्क्लोज्ड। अब इस प्रॉफिट लॉस को देखो, दोनों में प्रॉफिट 200 है, यस और नो? नेट रिजल्ट बराबर है, यस और नो? इस P&L को कोई देखेगा, इस P&L को, तो उसको लगेगा कि कंपनी इज रफली अर्निंग 25% अप्रोक्सीमेट, उससे ज्यादा ही। 200/700 करो कैलकुलेटर फटाफट, इंटू 100, 30%, 28.57, 28.57% का प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, यस और नो? कंपनी अच्छा धंधा कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, सेल है, आगे भी होगा। बिजनेस है, सेल है, आगे भी होगा, प्रॉफिट है, आगे भी होगा। पूरा पोल खुल गया देखो यहां पे।
सर कहां पोल खुला? वही तो है। क्या बात करते हो? वही है, वही है। क्या ये प्रॉफिट की वजह ये सेल है, या ये प्रॉफिट की वजह ये लॉटरी है? धंधे से तो लॉस है। 400 का सेल के अगेंस्ट में 500 का खर्चा है बे। 400 करोड़ के सेल के अगेंस्ट में 500 करोड़ का खर्चा है कि नहीं? धंधे में लॉस है। लॉटरी की वजह से धंधा प्रॉफिट में नजर आ रहा है, लॉटरी इनकम आगे नहीं होगा। धंधा लॉस में है, कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। बाप रे, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। दिया ठीक से? क्या दिखा? इसको देखे तो लगा आराम से इन्वेस्ट करो, सब कुछ ठीक ठाक। सेम डेटा है, नेट प्रॉफिट वही है। वन इज सेल इंक्लूड्स लॉटरी इनकम एंड वन इज सेल एंड लॉटरी इनकम आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बदल गया कि नहीं? जल्दी बोलो, तुरंत ये आंसर आ गया। अच्छा कंपनी नहीं है, बुरा कंपनी है। बड़ा एग्जाम्पल दिए, इतना बड़ा ही डिसीजन बदले जरूरी नहीं है, बट जो भी तेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होता है, और मटेरियल इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहिए, जरूरी है। ऐसा इंड AS 1 बोलता है। मेरा बात क्लियर हुआ? तुम्हारे तक गया? आराम से लिखो इसको ठीक से। लिख लिए दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला लिख लिए ना? इसको कॉपी करो। यस लिखा है ना बेटा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। नंदिनी शर्मा ने एक क्वेश्चन डाला है कि सर आपका जो ट्यूशन फीस का पॉलिसी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 नेम इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। नेम इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सिलेबस कंप्लीट होगा, ट्यूशन फीस लिखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ना। नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा? द कंपनी इज एक्चुअली लॉस मेकिंग, इट इज ए वन टाइम इनकम। कौन सा है वन टाइम इनकम? लॉटरी इनकम। सेल तो रेगुलर इनकम होता है ना? हेलो, सेल इज ए रेगुलर इनकम। इट इज ए वन टाइम इनकम दैट रिजल्टेड इन नेट प्रॉफिट। यस और नो? उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ ना। द फर्स्ट P&L इज, फर्स्ट माने ये ऊपर वाला P&L इज नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट दिस फैक्ट, सो इन द फर्स्ट P&L materiality is violated। कौन सा वाला ट्रू एंड फेयर नहीं है? नंदिनी जी, नंदिनी ने बोला ट्रू एंड फेयर नहीं है। मैं बोला कौन सा वाला? मैंने 2 P&L बनाया है यार, एक तो ट्रू एंड फेयर है ही। कौन सा वाला ट्रू एंड फेयर नहीं है? फर्स्ट वाला। यानी देखिए अभी बच्चों के दिमाग में आने लग गया कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को दिखाने से फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनता है। एक्चुअली एक फैक्ट बताता हूं आपको, ये बुक में वैसा लिखा हुआ नहीं है, मैंने भी नहीं लिखा। हाँ ठीक ठीक ठीक, जानते हो
इंस्टीट्यूट ने ये बात बोला ट्रू एंड फेयर लाने के लिए ये तीनों जरूरी है। हेलो, हाथ देखो, ए कोर है, मैं बोला ना बार बार बीच में कोर वर्ड नहीं बोला था, ए कोर है, इसको अचीव करने के लिए ये तीनों का जरूरत है, या ये तीनों होना चाहिए। गुड, सो यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास ठीक ठाक? कैपिटल मेंटेनेंस आपको समझ में आया? कैपिटल मेंटेनेंस जो पहले पढ़ाए थे तीनों, क्या क्या नाम था? फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस प्लेन वाला जो तुम बचपन से पढ़े हो, फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट सीपीपी। अभिज्ञान गुप्ता तेरा फिर से वो हो गया रे प्रॉब्लम, क्या नाम? म्यूट। हाँ ठीक है अभी। और तीसरा क्या था? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, जिसमें इंडिविजुअल असेट इंडेक्स देखा जाता है। अभी हम लोग कौन सा पैराग्राफ पढ़े? 5 पढ़े और 6 पढ़े। आप लोग 5 का रीडिंग कर लिए क्या क्लास में? नहीं ना, कल आके करते हैं, ठीक है? तो आज आपका और कोई होमवर्क नहीं है, एक ही होमवर्क है। बोलो कौन सा? नहीं, हाँ वो 4, वो जो सम्स जो सॉल्व करने दिए हैं, प्रैक्टिस मैनुअल का जो सम सॉल्व करने दिए हैं, 4, 5, 6 एंड 8। यस, बाप रे, नंदिनी शर्मा तो पूरी एक्टिव एकदम वहां पे। अच्छा, जिस तरह से लिखा है 4, 5, 6, 8, लगता ओटीपी आया है कहीं से। देखिए उसी तरह से लिखा, ऐसे ही आता ओटीपी। चलिए मिलते हैं।